देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार पहले आरोपी को 30 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उसे भोईवाड़ा कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। शुक्रवार को पुलिस ने इस केस में पहली गिरफ्तारी की थी। उधर गैंगरेप मामले पर एक और आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को भी भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रेप केस में दूसरे आरोपी को भी 30 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि गैंगरेप केस में जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसने भी एडमिट किया, इसने भी स्वीकार किया, इसने भी गड़बड़ किया है। तो अपना जो तपास है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक डायरेक्शन में चल रहा है और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी जो बचे हुए आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने भोईवाड़ा कोर्ट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोईवाड़ा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। मुंबई में फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप के विरोध में शिवसेना ने भोईवाड़ा कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया। शिवसेना ने 5 आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। मुंबई गैंगरेप के विरोध में चेन्नई में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एक रैली निकालकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। रैली में महिला पत्रकारों को सुरक्षा देने की भी मांग उठाई गई। लोकसभा में सांसद जयप्रदा ने मुंबई गैंगरेप मामले को उठाया और कहा कि मुंबई में रहने में डर लगता है। इन्होंने इस मसले पर सरकार से जवाब भी मांगा। हम बहुत एहसास करता था कि मुंबई बहुत सुरक्षित है, लेकिन आज मैं उस एहसास के साथ मैं जी नहीं सकती हूँ। वहाँ पे उन गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाना चाहिए और उस बच्चे के लिए क्या उनके जीवन भर उनके लिए क्या आश्वासन सरकार देना चाहती है, मैं सरकार से सुनना चाहती हूँ। और इस दिन को मैं जयप्रदा के सवाल पर लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सोमवार को गृह मंत्री मुंबई गैंगरेप के मामले में सदन में जवाब देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये घटना जो है ये घटना गंभीर है, चिंताजनक है। हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाई है और परसों अगर आपकी आज्ञा हुए तो गृह मंत्री इस पर स्टेटमेंट देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर दुख जाहिर किया। उन्होंने इसे एक घिनौनी घटना बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने मुंबई गैंगरेप की घटना के बाद बेतुका सा बयान दिया है। एक बार फिर बाहरी लोगों को निशाना बनाते हुए राज ने कहा कि जिस बेहिसाब ढंग से लोगों को मुंबई आने दिया जा रहा है उसमें ऐसी घटनाएं होनी ही है। राज ठाकरे के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को बाहरी भीतरी रंग देना ठीक नहीं। ये बिल्कुल अपने जिम्मेवारी कोई रोज दूसरे पर सकता है। ये बाहर से आते हैं, भीतर से आते हैं। जो घटना घटी है जर्नलिस्ट के साथ घटना घटी है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बाहर का हो या भीतर का हो। मुंबई गैंगरेप के बाद एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के आए बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि रेप पर सियासत करने से बचना चाहिए। अब आप बलात्कार को भी राजनीतिक फायदा लेंगे और उसे भी पॉलिटिकल इशू बनाएंगे अपने वोट के फायदे के लिए, बहुत ही गलत बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम सब जितने राजनीतिक लोग हैं सबको मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। वहीं मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती गैंगरेप पीड़ित फोटो पत्रकार की हालत में सुधार हो रहा है। अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पत्रकार की हालत पहले से बेहतर है। जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू ने दावा किया कि वो निर्दोष है। साथ ही उन्होंने अपनी तुलना महात्मा बुद्ध से कर डाली। उन्होंने कहा कि वो बेकसूर है लेकिन फिर भी हंसते हुए जेल जाने के लिए तैयार है। हालांकि बापू ने मान लिया है कि वो उस लड़की से मिले थे जिस पर ये कहा जा रहा है कि जिस लड़की ने आरोप लगाया है बाबा पर इस मामले में फंसने के बाद पहली बार सामने आए बापू ने माना है कि वो पीड़ित से मिले थे, जबकि पहले बापू ने बयान दिया था कि वो उस दिन जोधपुर आश्रम में नहीं थे। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की मिलने की बात तो बापू ने मानी, लेकिन साथ ही चुनौती दी कि अगर वे दोषी हैं तो कोई साबित करके दिखाए। मैं निर्दोष हूं ऐसा मैं नहीं बोलता, वे दोषी हैं वे अभी ऐसा भी नहीं बोलता।
मैं दोषी हूँ तो साबित करके दिखाओ तो मैं तुमको गले लगाऊंगा, और निर्दोषी हूँ तो तुम गले लगा के बैठे हो। इस बीच जैन मुनि तरुण सागर ने आसाराम बापू पर हमला बोलते हुए उन्हें उसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक बता डाला। संतों पर तरह तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब संतों पर संगीन आरोप हैं तो मेरा अपना मानना है कि बलात्कारी संत ओसंबा ओसामा से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। वहीं रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू पर एक और संगीन आरोप लगा है। कुछ साल पहले उनके साथ काम करने वाले वडोदरा के एक वैद्य ने आसाराम से खुद को जान का खतरा बताया है। मुझे वो जान से मार डालना चाहता है कि सबूत ही मिट जाए। 6 बार मेरे पर जानलेवा हमले हो चुके हैं आसाराम जी के तंत्रों के द्वारा। आसाराम बापू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आसाराम के पूर्व सहयोगी राजू चांडक ने अपने ऊपर साल 2009 में हुए जानलेवा हमले के लिए आसाराम को जिम्मेदार बताया। आसाराम बापू और उनके बेटे पर एक और संगीन आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा के एक गांव वालों का आरोप है कि यहां बने एक प्राचीन मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर बापू कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मंदिर के पुजारी का अपहरण करके जान से मारने की धमकी दी। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने गैर पारंपरिक तरीके से बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका में परिक्रमा को इजाजत देने के साथ ही सुरक्षा देने की मांग की गई थी। 84 कोसी यात्रा के लिए जा रहे साधु संतों को आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद नाराज साधुओं और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इस बस में 58 संत सवार थे। ये सभी साधु संत जयपुर से आ रहे थे। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन किस कदर सतर्क है, इसका उदाहरण मुगलसराय में भी देखने को मिला। ट्रेनों की चेकिंग के दौरान जीआरपी ने अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं और साधु संतों को ट्रेन से नीचे उतार दिया और थाने में ही रोक लिया। 84 कोसी यात्रा को लेकर अयोध्या में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर की सीमा सील कर दी गई है। जाने आने वाली गाड़ियों की कड़ी तलाशी ली जा रही है और जो भी महंत अयोध्या की तरफ आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और वहां जाने से जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें ट्रकों की देखी जा रही है। जाम लगने से ड्राइवर बेहद परेशान हैं। 84 कोसी यात्रा को लेकर अयोध्या में किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा डीएम और एसएसपी ने लिया। राज्य की पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और पूरी चौकसी बरती जा रही है। यूपी में 84 कोसी यात्रा को लेकर अलर्ट जारी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इतना ही नहीं, कई लोगों से पूछताछ भी की गई। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार का रुख सख्त हो चला है। फैजाबाद जिला प्रशासन ने यात्रा रोकने के लिए वीएचपी के 70 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इन नेताओं में अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और रामविलास वेदांती का नाम शामिल है। वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कहा कि ये यात्रा लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है। इस 84 कोसी यात्रा में 20 दिन की यात्रा है और हर दिन 200 संत आकर के चले जाएंगे। ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं? इसको जिस प्रकार का टूल दिया गया है वैसी यात्रा नहीं है। वीएचपी संरक्षक अशोक सिंघल ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में ये भी कहा कि 84 कोसी परिक्रमा यात्रा की तुलना 1990 से करना ठीक नहीं है। लाख लोग इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने कहा कि आजम खां के विरोध के चलते यूपी सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। आजम खां ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि आपको संतों से नहीं मिलना चाहिए था, अशोक सिंघल से नहीं मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये बयान जैसे ही आया है हमारे मुलायम सिंह जी एकदम पलट गए और उन्होंने कहा कि अब ये यात्रा नहीं निकलेगी। 84 कोसी यात्रा को लेकर कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बीजेपी और संघ परिवार पर भी हमला बोला है। अगस्त के महीने में वो करने जा रहे हैं 84 कोसी की परिक्रमा। कभी वहां का कोई विधि और विधान नहीं रहा। वहां नवंबर में पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा होती है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने फिर कहा कि 84 कोसी यात्रा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक यात्रा है जिसे बीजेपी आरएसएस समर्थन कर रही है। भादों के महीने में वैसे भी कोई देश की परिक्रमा नहीं होती है। ये पहली बार
विश्व हिंदू परिषद ने राजनीतिक परिक्रमा और राजनीतिक कारणों से इसे शुरू किया है और जैसे भाजपा आरएसएस खुल के आई उससे ये सिद्ध हो गया जो हम लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक यात्रा है। बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने कहा है कि 84 कोसी यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार को संतों से टकराव नहीं लेना चाहिए। लश्कर के कुख्यात आतंकी और बम मशीन अब्दुल करीम टुंडा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तबीयत खराब होने की वजह से टुंडा का एम्स में इलाज चल रहा था, वहीं उसकी रिमांड पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के मंत्रिमंडल में आतंकी बैठे हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग इस देश को लूट रहे हैं ये अलग किस्म का आतंकवाद है। भ्रष्टाचारी बैठे हैं, क्रिमिनल्स बैठे हैं, उन सबसे सफाया करना है। जो इस देश को खोखला किए जा रहे हैं, मतलब केवल आतंकवादी बाहर से नहीं आते, ये आतंकवादी जो हमारे मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हैं जो इस देश को लूट रहे हैं वो तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। केजरीवाल के विवादास्पद बयान को लेकर कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने उन पर जोरदार निशाना साधा। अब अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे जी ने उनको डिसोन कर दिया तो आज वो कटी पतंग की तरह से हैं, तो इसलिए वो उनके बौखलाहट है। मंत्रियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने से बचना चाहिए। कोई कमेंट नहीं करते जो राजनीतिक न हो, उनका अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा लेके चले, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे नहीं गिरना चाहिए। राज्यपालों की तनख्वाह बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने गवर्नर की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इनकी नियुक्ति को ही गैर वाजिब बता डाला। हाथी पाल के रखे सफेद, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो व्यक्तियों के लिए और संस्था के लिए, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है। ये गवर्नर के ऊपर कितना खर्च इस देश का हो रहा है वो तो निकाल के लाइए, वो तो जरा निकाल के लाइए कि गरीब देश के ऊपर कितना बड़ा बोझ है ये। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। वाशिंगटन टोक्यो की तर्ज पर यह मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें एक साथ 243 मीडिया कर्मी बैठ सकते हैं। 60 लोगों की क्षमता वाला एक ब्रीफिंग रूम भी है। इसके अलावा पत्रकारों के लिए 24 वर्क स्टेशन, एक लाइब्रेरी, मीडिया लाउंज और कैफेटेरिया भी है। गुड़गांव के कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत की बेटी भारती ने हरियाणा इंसाफ कांग्रेस के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इंद्रजीत हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से शुरू हो रही कांग्रेस की कलश यात्रा के दौरान सुरक्षा मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रमन सिंह की है। कर्नाटक में लोकसभा की 20 सीटों पर हुए उपचुनाव की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मांड्या और बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीटों के लिए 21 अगस्त को उपचुनाव हुए थे। झारखंड में सोरेन सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम को होगा, जिसमें कांग्रेस कोटे से 3 विधायक ददई दुबे, मन्नान मलिक और योगेंद्र साव को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। बीजेपी नेता और झारखंड के हजारीबाग से सांसद यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यशवंत ने राजीव शुक्ला के बयान पर निराशा जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और झारखंड को न मिले। सीपीएम लीडर वृंदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्यों को विशेष दर्जा देकर आपस में लड़ाने का काम सरकार कर रही है। राज्य में उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का भी आरोप लगाया। गुजरात परिवर्तन पार्टी के महासचिव गोवर्धन चड़फिया ने सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। गुजरात की गद्दी छोड़कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठने को बेताब नरेंद्र मोदी को आनंद के इमाम का समर्थन मिल गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बिजली पर एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। शीला ने कहा है कि पंखा और एसी चलाने से बिजली का बिल बढ़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने बादल परिवार पर शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंची। मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी की वजह से सीमा के आसपास के गांवों के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में सुबह एक बम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में तीसरा बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर विमान शामिल हो गया है। ये सैन्य विमान भारी भरकम वजन लंबी दूरी तक ले जाने और ऊबड़ खाबड़ सतह पर उतरने में सक्षम है।
दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्रियों में भयंकर आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल सुबह जूता बनाने की एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा खतरे के निशान से 17 फीट ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से होशंगाबाद का आधा इलाका पानी में डूब गया है। 4 दिनों से मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले को आसपास के इलाके से संपर्क टूट गया है। बरबतपुर रेलवे स्टेशन के पास माशना नदी के ऊपर बना रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया है। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश के कहर से लोग परेशान हैं। यहां मशहूर शक्तिपीठ छिन्न मस्तिका मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजस्थान के हिंडौन सिटी में तंबू में चल रही पुलिस चौकी गिर गई। चौकी का नहीं, दरअसल मंडी पुलिस चौकी एक तंबू में संचालित हो रही थी। बीती रात तेज बारिश के चलते तंबू गिर पड़ा। कानपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी में मच्छरों के इकट्ठा होने से डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के रानहोला में 11 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव नाले के किनारे पड़ा हुआ था। शव को देखकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में लापता 17 साल के लड़के की लाश मिली है। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। इटावा में जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक पत्रकार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने साथी पत्रकार की हत्या से इलाके के पत्रकारों और आम लोगों में खासी नाराजगी है। यूपी के कानपुर में लुटेरों ने घर में लूट के बाद महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात गोविंद नगर इलाके में हुई। दिल्ली के विवेक विहार मर्डर केस में क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़ी रिकवरी की है। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों के पास से 10 करोड़ के गहने बरामद किए हैं। गुड़गांव में एक निजी स्कूल की बस में लड़की की लाश मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की माने तो ये ऑनर किलिंग का मामला है। यूपी के बाराबंकी में एक सड़क हादसे में नवजात बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हो गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा लोनी कटरा इलाके में हुआ। कानपुर देहात में दबंगों की हरकत से एक परिवार दहशत में है। भोगनीपुर इलाके में लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में नाकाम रहने पर एक युवक ने लड़की की मां पर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। बिहार के समस्तीपुर में मिड डे मील के रसोइये की कारगुजारी के चलते 6 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। शेरपुर ढेपुरा में मिडिल स्कूल के बच्चे ज्यादा भोजन की मांग कर रहे थे, जिस पर रसोइये ने अपना आपा खो दिया और बच्चों पर गर्म खाना फेंक दिया। मुंबई से सटे थाने में एक बिजनेसमैन से 15 लाख की फिरौती मांगने के जुर्म में उसकी महिला रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर अवैध शराब की 800 पेटियां बरामद की हैं। गोदाम में तैनात एक नौकर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के टोंक में बम बनाने के दौरान एक छात्र घायल हो गया। 12वीं में पढ़ने वाला कुलदीप कुछ नया प्रयोग करने के चक्कर में था। यूपी के शामली में मोबाइल दुकान में हुई चोरी में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया चोर शामली के एक नामी कॉलेज में बीकॉम का छात्र है। जयपुर के नामी होटल रामबाग पैलेस को 100 करोड़ रुपए में बेचने का एक फर्जी विज्ञापन किसी ने इंटरनेट पर डाला। खगड़िया के धमारा घाट पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। लोगों ने बदलाघाट से कोपरिया के बीच में सड़क बनाने की मांग की है। मेरठ में मवाना शुगर मिल के बाहर सैकड़ों गन्ना किसान धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि चीनी मिल ने उनसे गन्ना तो लिया, लेकिन पैसों का भुगतान नहीं किया। मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने से कुछ इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। मरीन ड्राइव इलाके में इस पाइपलाइन के फटने से सड़क भी धंस गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। सागानेरी गेट महिला हॉस्पिटल में आलम यह है कि एक एक बेड 3-3 महिलाओं को आवंटित करना पड़ रहा है। सरकार बदली तो अस्पताल का नाम भी बदल गया। पिछले 10 साल में नोएडा के सरकारी अस्पताल के साथ कुछ यही हो रहा है। मायावती सरकार में इस अस्पताल का नाम भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल था, लेकिन अखिलेश राज में नाम बदलकर राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय कर दिया गया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पछाड़ने वाले धावक सरदार मक्खन सिंह के परिवार की बदहाली का मामला लोकसभा में सुषमा स्वराज ने उठाया।